हेलो बच्चों, वर्षागति के क्रोमोसोम सिद्धांत के बाद हम देख रहे हैं मॉर्गन ने उसे प्रायोगिक रूप से कैसे सत्यापित किया। क्रोमोसोम सिद्धांत को लेकर के मॉर्गन ने अपने प्रयोग के सत्यापन के लिए चुना था फ्रूट फ्लाई, जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। इस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। मेलेनोगेस्टर किसने किया? मॉर्गन ने। ये मॉर्गन का प्रयोग है ना, याद रखिएगा। सटन और बावेरी ने क्रोमोसोम सिद्धांत दिया था, लेकिन मॉर्गन ने उसे सत्यापित किया था प्रयोग के द्वारा। और प्रयोग किस पर किया था? फ्रूट फ्लाई पर। एक मक्खी होती है जिसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ठीक है। और इस ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर ही मॉर्गन ने क्यों प्रयोग किया, उन्होंने इसे क्यों चुना, उसके 3-4 कारण है। पहला कारण तो यही है कि उसका लाइफ साइकिल छोटा होता है, जीवन चक्र छोटा होता है। दूसरा, उसे कृत्रिम संवर्धन पर आसानी से उसकी संतति को हम संवर्धित कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। एक सामान्य कृत्रिम माध्यम पर उसे संवर्धित कर सकते हैं। तीसरा कारण था कि एक बार के फर्टिलाइजेशन में ही उसमें बहुत बड़ी मात्रा में संतति उत्पन्न होते हैं, और जो संतति उत्पन्न होते हैं उसमें बहुत सारे आनुवंशिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो जीवन चक्र छोटा, करीब 3-4 सप्ताह का, उसमें से बहुत सारे उसके संतति, उसमें भी बहुत सारे आनुवंशिक विविधताएं। तो इस प्रकार से कम समय में अधिक परिणाम बहुत सारे प्रयोग के लिए उन्हें प्राप्त होते थे। इस कारण उन्होंने उसे चुना था। दूसरा और एक और कारण था कि इसमें जो सरलता से आइडेंटिफाई हो सकता था, पहचान आसानी से हो सकता था नर और मादा मक्खी में। नर जो होती है वो साइज में छोटी, और मादा जो ड्रोसोफिला होती है वह साइज में बड़ी। तो यहाँ पर 2-4 कारणों को भी हमें जानना है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना अपने प्रयोग के सत्यापन के लिए। अब चूंकि वो क्रोमोसोम के सिद्धांत को लेकर के प्रयोग को कर रहे हैं, यहाँ पर उनके प्रयोग में आने से पहले बच्चों, अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रयोग बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उन्होंने प्रयोग के बाद क्या बताया, निर्णय, उसको हम पहले समझ लेते हैं तो आपको आसानी से प्रयोग समझ में आ जाएगा। पहले आप समझिए, देखिए, मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है, ठीक है। अब गुणसूत्र में जीन लगे होते हैं, ठीक। मान लीजिए इधर A, B, C, D, E ये सब जीन लगे हुए हैं, और उसी तरह जोड़ों में होते हैं उसके कारक अप्रभावी, तो A, B, C, D, और मान लीजिए ये जीन लगे हुए हैं, ठीक है। जब ये विभाजित होकर के ये अलग होते हैं, है ना, इसके स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, तब मान लीजिए 2 प्रकार से हो सकता है। ये उन्होंने प्रयोग के बाद बताइए, आप सरलता से समझ लीजिए तो प्रयोग आसानी से समझ आ जाएगा। अब जब ये क्रोमोसोम अलग होते हैं तो आप इसका स्ट्रैंड देखिए, ये इस प्रकार से ये अलग हो गए, ठीक है। इधर कैपिटल लेटर हमने लिया है, इधर स्मॉल लेटर, ये जीन्स को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। अगर जीन गुणसूत्र पर लगे हुए ये सभी जीन अगले पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित हो जाते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हटते, सारे के सारे एक साथ, जो सेट ये है पूरे एक साथ स्थानांतरित होकर के समूह में एक साथ जाते हैं, तब हम इसे कहते हैं सहलग्नता या लिंकेज। सहलग्नता या लिंकेज, यह मॉर्गन ने अपने प्रयोग के बाद बताया। प्रयोग को हम अभी देखेंगे। ये चीज समझ में आ गया, ये बेसिक चीज है। गुणसूत्र पर लगे हुए जीन यदि समूह के समूह अगली पीढ़ी में एक साथ वैसी की वैसी चले जाते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। और इस जीन को, जो इस समूह में लगे हुए हैं, इन जीनों को हम कहते हैं सहलग्न जीन या लिंक्ड जीन।
तो ये जीन क्या है, ये वाले, ये सारे जीन जो है ये सहलग्न जीन है। ये सहलग्न जीन जो एक साथ लगे होते हैं और अगली पीढ़ी में एक साथ जाते हैं, ये सहलग्न जीन कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गुणसूत्र पे लगे हुए जीन अगली पीढ़ी में सेम वैसी की वैसी वो स्थानांतरित हो रहे हैं या पहुंच रहे हैं। तो ये सहलग्नता इस प्रकार से होती है, ये मॉर्गन ने बताया। उसके बाद उन्होंने एक चीज और बताया कि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये जीन है ना, इसमें ये जीन और इस जीन के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पर कभी भी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है ना। क्रॉसिंग ओवर ये आप 11th क्लास में पढ़े हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है आप जानते हैं कि यहाँ जीन का अदला बदली हो जाता है। एक गुणसूत्र के स्ट्रैंड पे दूसरे गुणसूत्र पर लगे हुए जीन आपस में अदला बदली हो जाते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप जब वो आपस में मिलते हैं और जब वो अलग होते हैं तो भी वहां पर अदला बदली हो जाती है, और भी कई कारणों से होते हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो ये हमने सहलग्नता पढ़ा कि जब गुणसूत्र पर लगे हुए जीन एक साथ जाते हैं तब उसे हम सहलग्नता कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये जीन मान लीजिए यहाँ पर अदला बदली हो जाती है तो ABCD और ये वाला जीन इधर आ जाता है, और उसी प्रकार अगर ये जीन इधर चला जाता है तब आप क्या देख रहे हैं, पूरे जीन संलग्न है क्या? नहीं, यहाँ पर जीन की अदला बदली हो चुकी है, यानी सेम यहाँ पर जनक के जैसे ही जीन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ जनक के जैसा जीन मौजूद नहीं है गुणसूत्रों के ऊपर। इसको हम अजनकी प्रकार कहते हैं, यानी अजनकी प्रकार से जो जीन उत्पन्न होते हैं इसे अब हम कहेंगे पुनर्योजी या पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट, पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, यानी आपस में मिक्स हो जाना। मेंडल के भी प्रयोगों में हमने देखा था ना, जनक के प्रकार भी आती हैं और रिकॉम्बिनेंट, दो प्रकार के कारकों के लक्षण मिक्स होने वाले भी हमने देखा था। यही सब चीजें हैं, क्यों होता है? जीन के अदला बदली होने के कारण। ये रिकॉम्बिनेंट और लिंकेज, ये दोनों चीज को आपको क्लियर समझना है क्या? जब गुणसूत्र पर लगे जीन अगली पीढ़ी में एक साथ वंशागत होते हैं उसे हम संलग्नता कहते हैं, और जब जीन अपने जनक के जैसा नहीं होते बल्कि अलग प्रकार से जीन उत्पन्न हो जाते हैं तब उसे पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। संलग्नता जितनी मजबूत होगी रिकॉम्बिनेंट उतना ही कम होगा, संलग्नता जितना कम होगा रिकॉम्बिनेंट उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अगर ये मजबूती से एक साथ जुड़े हुए जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कम होगा, और अगर सहलग्नता जितने अधिक लिंकेज कमजोर होगी जितना अधिक रिकॉम्बिनेशन, मान लीजिए यहाँ पर E भी बदल गया आपस में, C भी बदल गया, A भी बदल गया, यानी पुनर्योजन बहुत सारे हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेट बहुत सारे हो रहे हैं, तो क्या मानेंगे? सहलग्नता कमजोर है, सहलग्नता कम है। तो दोनों अपोजिट है, सहलग्नता अधिक मजबूत है तो पुनर्योजन कम होगा, सहलग्नता कम है तो पुनर्योजन अधिक होगा। तो इस प्रकार से मॉर्गन ने अपने प्रयोग के बाद इन दो चीजों को बताया था, सहलग्नता और पुनर्योजन। यहाँ पर एक और चीज था, उसके बाद हम प्रयोग में आएंगे। मॉर्गन ने तो ये सारी चीजें रिकॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया, पुनर्योजन के बारे में बता दिया कि जीनों की अदला बदली होती है, लेकिन उसके बाद उनके एक स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्टीवेट। इन वैज्ञानिक ने, जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया था किसके बारे में? आनुवांशिक नक्शे के बारे में। आनुवांशिक नक्शा यानी जीन मैपिंग। इसमें क्या बताया जाता है?
इसमें ये जो मान लीजिए ये क्रॉसिंग ओवर होता है ना, आपस में अदला बदली होती है, तो कोई भी मान लीजिए यहाँ पर एक अदला बदली हुई, यहाँ पर एक अदला बदली हुई, तो दोनों जहां जहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है गुणसूत्र पर, उस रिकॉम्बिनेशन में जीन के बीच की दूरी, ये रिकॉम्बिनेशन के बीच की दूरी को जानते हैं किसके द्वारा, आनुवांशिक नक्शा के द्वारा, जीन मैपिंग के द्वारा। ये मॉर्गन के स्टूडेंट ने इसको बताया, प्रूव किया। रिकॉम्बिनेशन मैप या आनुवांशिक नक्शा या जीन मैपिंग हम इसी को कहते हैं। आजकल जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण के लिए, हम मानव जीनोम में भी हम देखेंगे, जीनोम के अनुक्रम निर्धारण के लिए भी आजकल आनुवांशिक नक्शा का बहुत प्रयोग होता है। तो ये मॉर्गन के स्टूडेंट ने बताया था। रिकॉम्बिनेंट जीन्स के बीच की दूरी से पता चलता है पूरे जीन्स में, क्रोमोसोम में कहाँ कहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस है ना, इसे हम कहते हैं आनुवांशिक नक्शा या जीन मैपिंग। तो ये मॉर्गन के प्रयोगों से ये तीन बातें हमारे सामने आ रही है, जीन मैपिंग यानी आनुवांशिक नक्शा, सहलग्नता और पुनर्योजन। ये प्रयोग के बाद उन्होंने बताया। अब हमें आसानी से उनका प्रयोग समझ में आ जाएगा। मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला में प्रयोग किया था, आइए हम देखते हैं क्या प्रयोग किया। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के लिए दो प्रकार की प्रजातियां ली। एक में उन्होंने लिया था पीला कलर और सफेद आंख। यहाँ पर ये हम इसको जीन मान रहे हैं, एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल डब्ल्यू लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पीला रंग बता रहा है मक्खी का, ड्रोसोफिला का, और ये श्वेत आंख बता रहा है। पीला रंग और श्वेत आंख लक्षण वाले दो जीन इस गुणसूत्र पर मौजूद थे। और आप जानते हैं गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं, तो हम यहाँ पर ये गुणसूत्र को जोड़े में लेंगे और ये भी Y और W, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक क्रॉस कराया, मान लीजिए इसको उन्होंने मादा लिया और यहाँ पर एक नर ड्रोसोफिला लिया, उसमें उन्होंने लिया इसको पुस्तक में वन्य प्रकार दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर भी दो जीन है और यहाँ लिखा है Y+ और W+, ठीक है, Y+ और W+, और यहाँ पर भी एक इसका गुणसूत्र है जोड़े में जो थोड़ा अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि नर में लिंग गुणसूत्र में हमने पढ़ा है सेक्स क्रोमोसोम में कि एक गुणसूत्र जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, इसलिए यहाँ अलग प्रकार से दर्शाया गया है। ये जनक हैं, दो जनक के बीच में क्रॉस हो रहा है, एक मादा और ये नर, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है वन्य प्रकार, वन्य प्रकार लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पीला श्वेत। मैं एनसीईआरटी के ही उस प्रयोग को जो दिया गया है मैं उसी के आधार पर बता रही हूँ, जो सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और ये है मॉर्गन का प्रायोगिक सत्यापन, ठीक है। YW ये समझ में आ गया, ये एक लक्षण को प्रदर्शित करने वाले गुणसूत्र जोड़े में है जो पीला रंग और श्वेत आंख वाले ड्रोसोफिला को दर्शा रहा है, और ये कृत्रिम संवर्धन से प्राप्त ड्रोसोफिला है। और ये वन्य प्रकार यानी जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो उसमें ये Y+ और W+ लिखा है। पुस्तक में रंगों का वर्णन तो नहीं है, लेकिन ये भूरे रंग और लाल आंखों वाली ड्रोसोफिला को दर्शाता है। तो वन्य प्रकार मतलब प्राकृतिक रूप से, और ये कृत्रिम संवर्धन, दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा।
यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि अगर ये वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस में आता है तो प्रभावी y प्लस और w प्लस रहेगा। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है बच्चों, तो प्रथम पीढ़ी में, अब F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त होगा सिंपल y क्रॉसिंग होगा। ये इसके साथ में जैसे आप देखिए ये y प्लस सॉरी वाई डब्ल्यू, ये वाई डब्ल्यू और इसके साथ y प्लस w प्लस, ठीक है। और उसके बाद एक बनेगा, ये आपस में क्रॉस होगा ना, ये वाई डब्ल्यू इसके साथ और ये वाई डब्ल्यू इसके साथ आप बना दीजिए, वाई डब्ल्यू ये जी और ये है वन्य प्रकार का ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रथम पीढ़ी में ये सब क्रॉस हो गए है ना, ये इस प्रकार से ये प्रथम पीढ़ी में हमें ये प्राप्त होते हैं। तो कैसे प्राप्त होंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो प्राप्त होगा, चूंकि ये y प्लस डब्ल्यू प्लस वन्य प्रकार का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या रहेंगे, वन्य प्रकार और वाई डब्ल्यू और ये नर का ये अप्रभावी है जनक, तो यहाँ वाई डब्ल्यू है तो ये क्या रहेगा, पीला श्वेत, ठीक है। तो वन्य प्रकार और पीला श्वेत ये प्रथम पीढ़ी में हमें प्राप्त होते हैं। दोनों प्रकार के जनक हमें प्राप्त होते हैं, वन्य प्रकार भी और पीला श्वेत भी। अब इनका आपस में क्रॉस होगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये मादा है और ये नर। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए मॉर्गन ने इनका आपस में क्रॉस कराया। अब यहाँ पर समझिए बच्चों, हमें 8 प्रकार की संतति प्राप्त होगी। 8 प्रकार की जो संतति प्राप्त होगी F1 F2 पीढ़ी में, उस पे आप देखेंगे जनकी प्रकार का, जनक के जैसा मतलब पीला श्वेत ये भी जनक है, वन्य प्रकार भी जनक है। तो जनक के जैसा ही हमें, पहले इधर हम 4 प्रकार के देखेंगे और यहाँ पर मिलेगा हमें रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योजन संतति। यहाँ हमें पुनर्योजन मिलेगा F2 में, यहाँ पर हमें जनकी प्रकार की चार हम संतति इस प्रकार के सेट में बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, सिंपल है, आप ये जो y और w है, y w, इसका क्रॉस आप इसके साथ भी कराएंगे, इसके साथ भी कराएंगे, है ना। पहले आप इस प्रकार से क्रॉस करा देते हैं, तो ये एक नर के साथ, ये एक हो गया, ठीक है। फिर आप इसी का इसके साथ कराइए, इसका आपने इसके साथ करा दिया, वाई डब्ल्यू दो जीन है, और दूसरा वाला भी क्या होगा, वाई डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए वाई डब्ल्यू और ये है वन्य प्रकार का नर का दूसरा गुणसूत्र, तो यहाँ पीला श्वेत ही रहेगा, पीला श्वेत। और यहाँ पर देखिए दोनों वाई डब्ल्यू हैं, तो भी क्या रहेगा, पीला श्वेत, ठीक है, येलो रंग और श्वेत आंख वाली। फिर उसके बाद में आप
ये रेड वाला YW, Y प्लस और W प्लस, वो किसके साथ करेगा? YW, ये इसके साथ और ये इसके साथ। Y और W, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? चूंकि ये प्रभावी है इसलिए वन्य प्रकार का आएगा, प्लस वाला प्रभावी है, ठीक है ना। तो ये आपने इसके साथ करा दिया। अब यही रेड वाला, ये जो Y प्लस और ये W प्लस है, Y प्लस W प्लस, ये इसके साथ होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा प्रकार आएगा? यहाँ भी वन्य प्रकार और यहाँ पर भी वन्य प्रकार। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि F1 में जनकी प्रकार, ये सारे जनकी प्रकार से हमें रिकॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। सिंपल है, हमने क्या किया था, ये देखिए, ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर आप इसको पकड़िए, इसका क्रॉस कॉम्बिनेशन इसके साथ कराएंगे, दूसरी बार में इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ। ये देखिए, पहले हमने इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कराया, फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ करा दिया, ठीक है। फिर इसको पकड़िए, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसी के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि YW के ऊपर Y प्लस W प्लस प्रभावी है। तो जहाँ भी Y प्लस W प्लस आ रहा है वो वन्य प्रकार का होगा और बाकी वह पीला और श्वेत प्रकार का होगा। ये जनकी हो गया। अब आप देखेंगे रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन में सिंपल आप ये बताइए कि ये जो पीला श्वेत वाला जो गुणसूत्र है, इस पर जो जीन लगे हुए हैं, है ना, इस पर एक तरफ Y प्लस का रिकॉम्बिनेशन आ जाता है, Y प्लस, ठीक है, और बाकी ये W भी रहेगा, Y प्लस और W, और ये नर, ये वन्य प्रकार का दूसरा गुणसूत्र, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे बाकी तो पीला श्वेत रहेगा, कॉम्बिनेशन यहाँ पर, तो यहाँ पर पीला और श्वेत ना होकर के यहाँ पर देखिए एक कॉम्बिनेशन रेड में आ गया। और उसके बाद दूसरे इसमें आप देखेंगे W प्लस कॉम्बिनेशन में आ जाता है, Y प्लस W प्लस, और ये YW, यानी आपको कुछ नहीं करना है, 4 यहाँ पर भी हम बनाएंगे, ठीक है। ये 2 नर बनेगा, ये यहाँ बना दीजिए, ये गुणसूत्र, इसके साथ में एक नर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुनर्योजन प्रकार का होगा। इसका मतलब ये है कि एक में Y प्लस W रहेगा, एक में Y और W प्लस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी जगह हम देखेंगे कि यहाँ पर Y प्लस और यहाँ W प्लस, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये हमने देखा था एक क्रोमोसोम में जो जीन लगे हुए थे वो सेकेंड पीढ़ी में जब हम आते हैं तो जनक के जैसा इतना, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, जीन की अदला बदली जो हमने देखा था ना, लिंकेज हट करके
रिकॉम्बिनेशन यानी जीन की अदला बदली हो जाती है। यहाँ पर होना था पीला और सफेद, तो यहाँ पर देखिए वन्य प्रकार का Y प्लस आ गया, YW की जगह यहाँ पर Y और W प्लस आ गया, यहाँ पर Y प्लस और W, Y प्लस और ये W है, और यहाँ पर Y और W, और यहाँ पर ये है Y और W। तो इस प्रकार से आप देखते हैं मुख्य रूप से ये जनक के जैसा है, ये रिकॉम्बिनेशन है। यहाँ मायने रखता है परसेंटेज का। मॉर्गन ने यहाँ पर देखा कि जनक जो होते हैं वो जनकीय प्रकार के 98.7% संतति प्राप्त हुई और रिकॉम्बिनेशन में 1.3% संतति प्राप्त हुई। अर्थात उन्होंने ये बताया कि ड्रोसोफिला में जो पीला और श्वेत आंख वाली ड्रोसोफिला होती है उनमें लिंकेज या सहलग्नता बहुत अधिक होती है। सहलग्नता अधिक होती है तभी तो जनकी प्रकार को उनसे जो लिंक सहलग्न जीन होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और अपने आप को अधिक से अधिक जनक के प्रकार से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। केवल 1.3% जीन ही होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं या पुनर्योजन हो जाते हैं। मॉर्गन ने एक प्रयोग और बताया है, सेकंड प्रयोग बुक में आप जस्ट उसके बाद में ही क्रॉस ए और क्रॉस बी दिया है। ये क्रॉस ए है, क्रॉस बी है, उसको इसके आधार पर आप उसे स्वयं बना सकते हैं। वहां पर भी मॉर्गन ने सेम प्रयोग किया है, केवल उन्होंने लक्षण बदल दिया है। वहां पर उन्होंने श्वेत रंग के छोटे पंख वाले ड्रोसोफिला का काले रंग के ड्रोसोफिला से बड़े पंख है ना, सफेद और छोटा रंग और काला और बड़ा पंख, पंखों के वाले ड्रोसोफिला के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया था। ठीक है, क्रॉस बी में सफेद और छोटा, काला और बड़ा पंख, उनके बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो वहां पर परसेंटेज क्या आया, 62.8% जनक प्रकार का आया। यहाँ पर 98 आया, तो वहां उस लक्षण वाले ड्रोसोफिला में 62.8% आया और 37.2% आया रिकॉम्बिनेशन का। तब मॉर्गन ने बताया कि श्वेत और छोटे पंख वाले ड्रोसोफिला और काले और बड़े पंख वाले ड्रोसोफिला में सहलग्नता कम होती है, वहां इसकी तुलना में इसमें अधिक होती है सहलग्नता 98%, क्योंकि अपने आप को जनक के जैसा जीन अपने आप को F2 पीढ़ी तक प्रदर्शित करते हैं, जबकि उसमें 62% यानी उसमें सहलग्नता इनके मुकाबले कम पाई गई। तो इस प्रकार इसमें इस अध्याय में हमने इस चैप्टर में आज की क्लास में आपको मॉर्गन के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को बताना है, ड्रोसोफिला को उन्होंने क्यों चुना, उसके बाद सहलग्नता और पुनर्योजन क्या है, आनुवांशिक नक्शा क्या है, किसने दिया उसे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वंशागति के मेंडल के कार्य और उसके बाद सटन और बावेरी ने सिद्धांत दिया और उसके बाद मॉर्गन ने उसे प्रूफ कर दिया। इसमें हम यहीं तक हमारा ये खत्म होता है। अब फिर से हम आएंगे वंशागति के आगे के इसमें ही बहुजीनी वंशागति क्या है। एक जीनी में हमने पढ़ा था एक संकर क्रॉस, दो जीन की वंशागति में द्विसंकर क्रॉस, बहुजीनी वंशागति में हम छोटा सा एनसीईआरटी में दिया है, उसको हम आगे का देखेंगे और उसके बाद लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे।